दोस्तों हमने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं। अगर वो वीडियो आपने देख रखे हैं तो तीसरा वीडियो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला वीडियो था जिसमें 14 साल की एक लड़की ने हथियार निकाल करके कुछ मलेच्छों को पीछे हटा दिया था, डरा करके, धमका करके उनको वहां से भगा दिया था। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने इसी लड़की को जेल में डाल दिया था। उसके बाद में हमने विवेचना की थी किस प्रकार से दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने इस्लामिक वायरस से लड़ने के लिए अपने सारे प्लेटफॉर्म्स खोल दिए हैं और वो स्वयं इसको काउंटर करने के लिए आ चुका है। लेकिन इसके तत्काल बाद ही चार्ली किर्क की गले में गोली मार करके कर दी जाती है और मुसलमान लोग उसको इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। Alhamdulillah, Allah has willed it, and it is a matter where Muslims should be happy that an enemy to Islam caused such destruction with his words and allowed such open activism against Islam. Motherfucker is not surviving, and inshallah he does not survive. My day just got 100% better. Rest in peace. इस्लाम का सुपर फंडा यही है कि पहले तो वो दूसरे धर्मों मजहबों के देशों में जाकर के शरणार्थी बनकर रहते हैं, फिर वहां पर अल्लाहू अकबर चिल्लाते हैं, जिसका अर्थ होता है नहीं है कोई भी पूजनीय सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का कॉन्सेप्ट 1400 साल पहले आया था, उससे पहले कोई अल्लाह को जानता तक नहीं था। लेकिन ये लोग अपने से भी पूर्व के जितने धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय हैं उन सब की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। जब इनसे कोई लॉजिकली सवाल पूछ लेता है ना, तब ये लोग उनके गले चीर देते हैं और तभी बनता है कोई शार्ली हेब्दो, कोई शार्ली किर्क या फिर कमलेश तिवारी या कन्हैया लाल तेली। इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये आतंक मचा हुआ है। लेकिन इस समय पर इलोन मस्क ने कमर कस ली है। पूरी दुनिया के अंदर आज इलोन मस्क का वर्चस्व इस नाम से ज्यादा है कि वो इस्लाम से टक्कर लेने के लिए सबसे पहले अग्रगणी खड़ा हुआ है। Violence is going to come to you. You will have no choice. You're in a fundamental situation here whether you choose violence or not, violence is coming to you. You either fight back or you die. ब्रिटेन के अंदर लाखों लोगों ने मार्च निकाला केवल इसलिए ताकि वो इस्लामिकों को बता सकें कि इस देश में तुम हमारे एहसानों तले, हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा थे, लेकिन अब तो तुमने हद ही कर दी। Refugees do not come to a country and thank it by raping the children of that country. वहां के लोग इलोन मस्क को थैंक्स बोल रहे हैं। इसी श्रेणी में हमारा ये तीसरा वीडियो है। सोशल मीडिया के ऊपर इस समय पर एक ऐसी मुहिम चल रही है जिसमें कि अमेरिका और यूरोप के लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि इस मलेच्छ प्रजाति को यदि हमें काउंटर करना है ना, तो कुत्तों की जगह पर अब हमें सुअर पालने पड़ेंगे। वहां की सड़कों, मेट्रो, ऑफिस के सीन अब ऐसे हो चुके हैं। Ciao Dior, ciao Dior, come stai? Tutto bene? स्थिति ऐसी बन चुकी है कि 12-14 साल की एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सुअर के एक छोटे से बच्चे को 2.5 मीटर लंबे बड़े सांप के मुंह से बचाने के लिए अपनी जान तक को जोखिम में डाल देती है। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बच्चों के साथ में ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि वो सुअर के छोटे छोटे बच्चों को क्यूट कहते हैं, उनके साथ में खेल रहे हैं। हिंदुस्तान तक में आर्टिकल्स छप चुके हैं कि अब पूरे यूरोप और अमेरिका में सुअर पालन को, वो भी घर के अंदर सुअर पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सुअरों को काउंटर किया जा सके। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से काव हगिंग करने के लिए अमेरिका तक के लोग आते हैं ना भाई, यहाँ पर गाय को गले लगाने के लिए, वहां पर सुअर पालन करते हैं छोटे छोटे बच्चे। इनके फोटोज देखिए, लोग इनको गले लगा रहे हैं क्योंकि आज की तारीख में जिन इंग्लिश परिवारों के अंदर बच्चे नहीं हैं, जिनके परिवार बड़े नहीं हैं, आज उनको लग रहा है कि उनकी जान की रक्षा केवल और केवल सुअर कर सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे मीम्स चलते हैं जिसमें एक बड़ा सा सुअर भागा आ रहा है और इस्लामिक भीड़ उसको देखकर
भागी चली जा रही है भय से। जिन बाजारों को इस्लामिक लोगों से बचाना चाहते हैं अंग्रेज, उन बाजारों में ले जाकर के सुअर छोड़ रहे हैं रात के टाइम, ताकि वो वहां पर घूम सकें और अपनी सूसू पोटी के निशान वहां पर छोड़ सकें। यानी कि अभी तक तो वहां पर पिग फार्मिंग हुआ करती थी, अब पिग्स को पैट बनाना वहां का न्यू कूल हो चुका है। I can't imagine a more beautiful thing. महिलाएं बाजारों में सुअरों को लेकर के घूम रही हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी घटना का भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है? याद कीजिए वो समय जिस समय पर मुगलों ने भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण किया था। हमने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी हैं, हमने बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं के पराक्रम को सुना है, लेकिन किस प्रकार से वामपंथी और इस्लामियों ने इस सभी के सभी इतिहास लेखन में से कुछ लूप होल्स निकाले और हिंदुस्तान के अंदर स्ट्रैटेजिकली काम करने वाली छोटी छोटी जातियों और वर्गों तक को भी किस प्रकार से नीच कहना शुरू कर दिया। किस प्रकार से वामपंथी और इस्लामिकों की साजिश में फंस करके आम हिंदुओं ने भी उन लोगों को चार और कहना शुरू कर दिया जिन्होंने की हिंदुत्व को बचाने के लिए अपना सर्वस्व योगदान दिया, न्योछावर कर दिया था। इसके ऊपर भी एक विशेष चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, इतिहास में हमने पढ़ा है कि बहुत सारी मार्शल कौम थी, बहुत सारी मार्शल जातियां थी, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर इस्लामिक मलेच्छों को काउंटर किया, उनके साथ में युद्ध करे और उनको मार करके भगा दिया। उन राजाओं महाराजाओं और मार्शल जातियों के बारे में बताया गया कि उनके तरकश में कभी तीर समाप्त नहीं होते थे। उनके बारे में बताया गया कि वो एक ही झटके से किसी भी मलेच्छ को सिर से लेकर के बीचों बीच फाड़ दिया करते थे, घोड़े सहित। मैं ऐसे सभी राजाओं महाराजाओं का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या हमें कभी इतिहास में पढ़ाया गया कि वो तलवार निर्माण करता कौन थे? हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। क्या हमें बताया गया कि उनकी लाखों की जो सेना हुआ करती थी, उस सेना में कौन लोग भर्ती हुआ करते थे? हमें नहीं बताया गया। हमें नहीं बताया गया कि उनको खाद्य रसद सामग्री कौन लोग पहुंचाते थे। हमें ये नहीं पढ़ाया गया। हमें कभी नहीं बताया गया कि इतने सारे खतरनाक हथियार बनाने वाली कौम कौन सी थी, कौन थे जो उनका हथियारों का निर्माण करते थे, उनका परीक्षण करते थे और उनका क्या योगदान था। हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। आज वो सारी की सारी जातियां पूरी तरीके से नेपथ्य में पड़ी हुई हैं। आज उन जातियों को गांव में जाकर के देखिए कि उच्च वर्ग नीच कहता है, और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो बेचारे हमेशा यही सोचते रहे कि किसी प्रकार से हमारे देश की रक्षा हो जाए। उनके परिवार या उनके समाज का कभी भी भरण पोषण हो ही नहीं पाया, और आज भी वो हैंड टू माउथ ही हैं। मैं किसी भी जाति वर्ग का नाम नहीं लूंगा, आप लोग स्वयं ही समझ जाएंगे। इसी प्रकार से वाल्मीकि समाज उन गांवों के चक्कर लगवाया करते थे सुअरों के द्वारा, जहां पर मुगल आक्रांताओं के आने का जरा सा भी संदेह रहता था। वाल्मीकि समाज सुबह 4 बजे निकल करके सुअरों को अपने पीछे लेकर के गांव की परिक्रमा लगवाते थे। लेकिन समाज के अंदर, देश के अंदर क्या नैरेटिव बनाया गया कि पहले तो सभी लोग मल त्याग के लिए गांव से बाहर जाते थे, और वाल्मीकि समाज के सुअर हुआ करते थे वो तो मल खाया करते थे, और वही वाल्मीकि समाज उन्हीं सुअरों को काट करके खा जाता था। इसलिए वाल्मीकि समाज क्या हुआ? अछूत हो गया, वो गंदा हो गया। जो लोग घरों के अंदर खड्डी बना करके वहां पर मल त्याग करते थे, वाल्मीकि समाज उसको उठा करके फेंका करता था, इसलिए वो अछूत हो गए। देखिए, समाज की विडंबना देखिए कि आज केवल गुणगान कुछ ही जातियों का होता है, उन्हीं जातियों का इतिहास लिखा हुआ है और उन्हीं जातियों के योगदान के विषय में बात होती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ये देखिए कि वही महान जातियां सर्वाधिक रूप में कन्वर्ट होकर के मुसलमान बनी, और वाल्मीकि समाज कभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ। वाल्मीकि समाज ने बहुत ही माइक्रो लेवल पर कार्य किया। अब यहां पर कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, समाज के जो विद्वान लोग थे उन्होंने इनको इंस्पायर किया और उन्होंने यह कार्य करवाया। वाल्मीकि समाज का यह इनिशिएटिव खुद से लिया हुआ नहीं था। मैं मान लेता हूं कि सनातन समाज के जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए विद्वान लोग थे, उन्होंने यह कार्य इन लोगों को दिया होगा। इन लोगों के अंदर तो इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम माइक्रो लेवल पर इस्लामिकों से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजिकली इस तरीके के कार्य कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि वाल्मीकि समाज के अंदर बुद्धि नहीं थी, लेकिन जिन लोगों ने इनको ये कार्य दिया, क्या वो लोग इनको अपने पास बिठाते या सीधे मुंह बात भी करते हैं? क्या वो इनको आज नीच नहीं समझते? क्या वो इनको अछूत नहीं समझते? अरे आपने उनको कार्य दिया था, उन्होंने निष्ठा के साथ में कर्तव्य प्रतिबद्ध होकर के उस कार्य को किया, मलेच्छों को गांवों से दूर रखा, तो आपने उस समाज को क्या दिया?
आपने आज भी उस समाज को पिछड़ा रखा और आज भी हिंदुस्तान के अंदर वामपंथियों ने यह पूरा नैरेटिव बना दिया है कि ये जितनी भी जातियां हैं जिन्होंने हथियार निर्माण किए, आज हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कितने बड़े बड़े महल बनाए गए, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, हजारों साल पुराने महल है हमारे पास, हजारों साल पुराने मंदिर है, लेकिन उन मंदिरों का निर्माण किसने किया? आज हम बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं, चोल राजाओं की बात करते हैं, क्या चोल राजा अपने आप से पत्थर उठा करके लेकर के गए थे? क्या चोल राजाओं ने यह मंदिरों का निर्माण या उनका नक्शा स्वयं बनाया था? नहीं, इनको बनाने वाली जातियां आज गायब हो चुकी हैं, वो कहीं पर पड़ी हुई हैं, कहीं पर उनका जीवन यापन हो रहा है, किसी को नहीं पता। इतिहास के पन्नों से उनको पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। हम आज बात करते हैं हमारा वास्तुशास्त्र ऐसा है वैसा है, देखिए पहाड़ को चीर करके मंदिर निर्माण कर दिया, उसको बनवाने वाले राजा का नाम आता है, बनाने वाले लोगों का नाम नहीं आता है। और इसी कारण से हजारों वर्षों से जो लोग गुमनामी का जीवन जी रहे थे, उन लोगों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि अब हम किस लिए ये लड़ाई लड़ें। जब हम ताजिंदगी पत्थर काटते हुए मर गए, लोहा पीटते हुए मर गए, मिट्टी से बर्तन बनाते बनाते हम स्वयं मिट्टी हो गए, तो अब क्या ताजिंदगी हमने ठेकेदारी ले रखी है, जबकि हम कभी कन्वर्ट भी नहीं हुए। और वो समाज जिसके गुणगान होते हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं। और आज भी देखिए सोशल मीडिया उठाइए, कौन लड़कियां हैं, किस समाज की लड़कियां हैं जो सर्वाधिक भाग रही हैं मुसलमानों के साथ में। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इन जातियों को, इन वर्गों को इस प्रकार का कुंठित सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि अब बहुत हुआ, अब हम भी बार बार क्यों ठेका ले इसी सनातन समाज की रक्षा के लिए, जिसके लिए हमने हजारों साल से अपनी पीढ़ियां खपा दी और आज भी केवल हम हैंड टू माउथ ही हैं। वो विद्वान वर्ग जो कहता है कि हमने हर चीज को कोड कर दिया और उसकी डिकोडिंग में बड़ी बड़ी चीजें थी। क्यों कह रहा हूं मैं सारी बातें? आज जब अमेरिका और यूरोप के अंदर ये लोग सुअर पाल रहे हैं, तब भी बहुत सारी जातियां निकल करके आई और वो कह रही हैं कि देखिए हमारे यहां पर तो वाल्मीकि समाज पहले से सुअर पालता आया है, ये तो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ऐसा मूल मंत्र था जिससे कि हमने मुगलों को, मलेच्छों को टारगेट किया। यानी कि यहां पर भी पूरा का पूरा जो श्रेय है वो भी स्वयं को ही दे रहे हैं। ये लोग आज भी ये कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि जितने भी ये छोटे छोटे वर्ग थे, ये जितने भी छोटे छोटे उपवर्ग थे, इन लोगों ने मलेच्छों से भारतवर्ष को, सनातन को बचाने का कार्य किया। आज भी ये बात नहीं चल रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी वर्गों का, उन सभी समुदायों का, या फिर संविधान की भाषा में कहें तो जातियों का। हालांकि ये सब जाति नहीं होती है, मनुष्य जाति एक ही होती है। इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने माइक्रो लेवल पर कार्य करते हुए इस भारतवर्ष को आज तक अक्षुण्ण बनाए रखा। लेकिन आज हमें हमारे ही इन जातियों उपजातियों से नफरत करवा करके इस्लामिक और वामपंथियों ने हमारे सारे बिजनेस ढूंढ ढूंढ करके हड़प लिए हैं। हमारे सब बच्चे आज छोटी छोटी कंपनियों में काम कर रहे हैं। हमारे वाल्मीकि समाज ने सुअर पालन बंद कर दिया है क्योंकि इस कारण से उनको हेय दृष्टि, नीच दृष्टि से देखा जाता था, उनको गंदा कहा जाता था। और आज देखिए पूरे विश्व के अंदर वही सुअर पालन घरों के अंदर हो रहा है। बच्चे बच्चे उनको गले लगा रहे हैं, बच्चे बच्चे उनको पालना सीख रहे हैं। कारण क्या है कि भारतवर्ष को तो मरना है, समाप्त होना है, और यूरोप को, अमेरिका को एक बार फिर से इन जिहादियों को सबक सिखाते हुए इनको मारकर खदेड़ करके भेजना है। ये जो चीजें हजारों वर्षों पूर्व बहुत माइक्रो लेवल पर हमारे वर्गों ने भारत और सनातन को अक्षुण्ण रखने के लिए कभी के टाइम बहुत प्रैक्टिकली सोचते हुए अपने समाज, अपने बच्चों का जीवन भी न्योछावर करते हुए तब शुरू कर दिया था, आज पूरा का पूरा यूरोप उसका अनुपालन कर रहा है। वीडियो में शब्दावली कठोर हो सकती है, कुछ जाति वर्गों को ये बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन वो लोग कम से कम जो प्रैक्टिकली सोचते हैं, वो लोग जिन्होंने थोड़ा भी विज्ञान और तर्कशास्त्र को पढ़ा हुआ है, उन लोगों को मेरी बातें बुरी नहीं लगेंगी। क्योंकि यदि हम मारे जा रहे हैं तो हमें सिंहावलोकन करने की आवश्यकता अवश्य है, और जो समाज सिंहावलोकन नहीं करता वो हमेशा गर्त में ही पड़ता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है और भारत से निकले हुए हर एक ज्ञान पर आपको गर्व है, तो गर्व कीजिए उन समाजों के ऊपर भी जिन्होंने हजारों वर्षों तक इन सभी कार्यों को अपने कंधों पर वहन किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।